हाय एवरीबॉडी एंड कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, स्टेइंग सेफ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर। तो दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा 5th चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और कुछ 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, देन वी कवर्ड डिमांड शेड्यूल एंड एट लास्ट वी कवर्ड डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। इन तीनों टॉपिक्स को हमने डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर आप ये वीडियो दोबारा देखना चाहते हो, रिविजन करना चाहते हो, तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो या फिर आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नाउ अब हम आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। डिमांड होता क्या है? डिमांड में हमने पढ़ा था कि डिमांड एक डिज़ायर होती है। इट इज़ अ डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी बैक्ड विद द सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। जब हमारी कोई डिज़ायर होती है किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड को, किसी भी सर्विस को देखकर उसकी जो डिज़ायर होती है उसे हम डिमांड कहते हैं। एंड इट इज़ बैक्ड बाय व्हाट? जो हमारी परचेजिंग पावर है, हमारे पैसे, मतलब हमारी जेब में पैसे होने चाहिए। साथ साथ पैसे सिर्फ पैसे नहीं होने चाहिए, उन पैसों को खर्च करने की हमारी इच्छा भी होनी चाहिए। जब हम उन पैसों को खर्च करने की इच्छा रखेंगे उस प्रोडक्ट को, उस गुड को खरीदने के लिए, तभी वो जो डिज़ायर है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हमने एक डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, उसमें हमने इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, 2 तरह के शेड्यूल्स देखे थे। फिर हमने डिमांड कर्व पढ़ा था और उसमें भी हमने इंडिविजुअल और मार्केट दोनों तरह के डिमांड कर्व्स पढ़े थे। फिर हमने स्लोप निकालना भी देखा था। एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कैसा होता है हमारा डिमांड कर्व की। देखो शक्ल कैसी होती है, वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये होगा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्वांटिटीज़ लेते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वेयर एज वाई एक्सिस पे वी टेक प्राइस क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक चीज़ शायद जो मैं आपको बताना भूल गई थी कल, कि ये जो डिमांड कर्व है ना, इसका जो हमने स्लोप निकालना देखा था, स्लोप निकालते हैं वो ना मतलब कांस्टेंट रहता है। जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था, जो उसका स्लोप है वो डिमिनिशिंग था, डिमिनिशिंग एमआरएस पढ़ा था ना। इसमें क्या होता है, उसका जो स्लोप है, मतलब कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप निकालो तो स्लोप अगर इतना देखोगे तभी भी मान लो वो 2 आ रहा है तो इतने पे भी वो 2 ही आएगा, कांस्टेंट रहता है। अब इस कॉन्स्टेंसी के पीछे का रीज़न मुझे आप लोग बताओगे कि ये कांस्टेंट क्यों रहता है। तो आप मुझे जल्दी से कॉमेंट करके बताओ कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो कांस्टेंट क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमने पढ़ना है डिमांड फंक्शन और डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो देखो डिमांड मैंने बता दिया किसी कमोडिटी की क्या होती है। अब वो जो डिमांड है वो किसी ना किसी फैक्टर से अफेक्ट भी तो होती होगी, राइट। कैसे कैसे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि उस कमोडिटी का प्राइस, जैसे कल ही मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड उसे हम बोलते हैं, है ना। वो क्या होता है, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर नींबू के प्राइस बढ़ रहे थे तो हम कम खरीदेंगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये प्राइस क्या है, एक फैक्टर है जो उस कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर रहा है। इसी तरह हमारी इनकम भी एक फैक्टर है जो हम उस किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करेगी। अगर जैसे मान लो हमारी इनकम बढ़ गई तो हम कोई और एक्स्ट्रा कमोडिटीज़ खरीदेंगे तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर इसी तरह हमारी इनकम कम हो गई तो हम कम खरीदेंगे। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या हैं, वो फैक्टर्स जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन हमको बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। जो हमने डिटर्मिनेंट्स अभी पढ़े, जैसे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या फिर इनकम कंज्यूमर की, ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनके बीच में और उस कमोडिटी की डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप बताता है वो होता है डिमांड फंक्शन, ठीक है। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, वैसे मैंने वही बताया है। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल था। तो एक बार आप दोबारा से पढ़ लेना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बैक करके वीडियो देख लो। अब हमें क्या करना है, डिमांड फंक्शन तो हमने समझ लिया। अब हमें डिमांड के ये डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं कि किन किन फैक्टर्स से डिमांड अफेक्ट होती है। अब क्योंकि हमने पहले जो 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व, उसमें हमने क्या देखा था कि एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। मतलब हमको हर चीज़ इंडिविजुअल लेवल पर भी पढ़नी है और मार्केट के लेवल पर भी पढ़नी है। मतलब इंडिविजुअल क्या हुआ, एक कंज्यूमर, और मार्केट क्या हुआ, बहुत सारे कंज्यूमर्स, अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स।
कंज्यूमर्स। तो इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, फिर क्या कहते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। तो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, साफ सीधी सी बात है, सिंगल कंज्यूमर का डिमांड फंक्शन। तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको बतानी हो तो वो क्या हो जाएगी, इसमें बस एक चीज़ ऐड कर देनी है। क्या करनी है, डिमांड फंक्शन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। मतलब एक कंज्यूमर के थ्रू जो डिमांड होगी कमोडिटी की और उस कमोडिटी के डिटर्मिनेंट्स, वो जो जिस चीज़ को रिलेशनशिप बताएगा उसे हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहेंगे। ऐसे ही मार्केट डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड फंक्शन शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो आपको बस एक ये चीज़ करनी है, बाय अ सिंगल कंज्यूमर या फिर बाय अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर। तो अगर एक कंज्यूमर के थ्रू हम रिलेशनशिप बता रहे हैं, एक कंज्यूमर की डिमांड के थ्रू, तो वो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। और अगर हम बहुत सारे कंज्यूमर्स ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड फंक्शन। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। देखो अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है, आपको डिमांड फंक्शन याद करना है। पहले तो डिमांड फंक्शन होता क्या है, वेट, हाँ ये हो गया। डिमांड फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, dx से, ठीक है। x क्या है यहाँ पर, x कमोडिटी है। x कहीं भी आएगा आप उसको कमोडिटी मानोगे। x गुड की बात कर रहे हैं, x कमोडिटी की बात कर रहे हैं। तो dx क्या होता है, dx होता है हमारा फंक्शन ऑफ px pr y t e, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं और ये हमारा क्या कहलाता है, डिमांड फंक्शन। ये किसका डिमांड फंक्शन है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का, सिर्फ एक कंज्यूमर की हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिमांड फंक्शन है। किस किस का, मतलब डिमांड फंक्शन का ये एक नोटेशन है कि हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। तो अगर आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिमांड फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, या फिर व्हाट इज़ द नोटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। सिर्फ इतना भी नहीं, अब जो मैं बता रही हूँ वो भी लिखना है। इसके अलावा आपको क्या लिखना है कि ये जो सारे सिम्बल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो इसमें जो एफ है वो तो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो डिमांड है वो इन चीज़ों का फंक्शन होती है। इन चीज़ों का फंक्शन मतलब कि इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। देखो ये क्या, आर मैंने गलती से ऐसा सा बना दिया है, समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये आर है। तो क्या है, आपको ये बताना है कि ये जो डिमांड है इन चीज़ों का, ये 5 फैक्टर्स का फंक्शन होती है, या फिर इन 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, या फिर इन 5 फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। अब ये 5 फैक्टर्स क्या हैं, उनके नाम मैं फटाफट से बता देती हूँ। सबसे पहले तो देखो dx क्या है, आपको dx लिखना है डिमांड फंक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने लिखती हैं, डिमांड फंक्शन, राइट। अब नेक्स्ट क्या है आपका px। px क्या होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब जो प्राइस ऑफ गुड, या फिर जो जिस गुड की हम बात कर रहे हैं उसका प्राइस, बाकी और गुड्स नहीं, जिस गुड की हम बात कर रहे हैं उसी का प्राइस। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा pr। pr क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आर फॉर क्या है यहाँ पे, रिलेटेड गुड्स, ठीक है। और ये क्या था, एक्स कमोडिटी की बात कर रहे थे तो एक्स गुड का ही प्राइस था। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाई। तो वाई मैंने आपको बताया कहीं भी आए तो हमें क्या लिखना है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। पूरी इकोनॉमिक्स में वाई का मतलब होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या है हमारा टी। टी क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस क्या हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारा ई। ई क्या हो गया हमारा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर। तो ये आपको नोटेशंस याद रखने हैं। अब देखो साथ साथ याद करते चलो, ऐसा नहीं है कि आपने अभी पढ़ लिया, अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लिया, फिर आप बाद में कभी पढ़ने बैठो, याद करने बैठो, साथ साथ यहीं पे याद करते रहा करो। कैसे याद करना है, dx किसका फंक्शन होता है, px pr y t e, px pr y t e, 4 बार बोलो, px pr y t e। px क्या है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी का खुद का प्राइस। pr क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो हम अभी पढ़ेंगे क्या है। y क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। t क्या है, t फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, e फॉर एक्सपेक्टेशंस, और dx क्या है, डिमांड फंक्शन है ही। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती हैं। अगर डिमांड कम ज़्यादा हो रही है तो सिर्फ इन फैक्टर्स की वजह से ही हो रही है, इसके अलावा और कोई छठवा फैक्टर नहीं है। सारी चीज़ें इन्हीं में इंक्लूड हैं, वो हम अभी एक एक करके पढ़ते हैं। देखो अब हम सबसे पहले उठाते हैं, ये तो कुछ, ये तो डिमांड फंक्शन ही है, ये तो अलग है। ये 5 फैक्टर्स हमने पढ़ने हैं।
ये 5 चीज़ें हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइस ऑफ गुड लेते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड क्या होता है, सबको पता है किसी भी कमोडिटी का प्राइस। सबसे पहला हो गया हमारा, देखो मैं सीधे सीधे समझाती जा रही हूँ, इसमें लिखने का कुछ नहीं है, जो लिखने का होगा वो मैं लिख कर भी बता दूंगी। तो सबसे पहला हो गया हमारा प्राइस ऑफ गुड। प्राइस ऑफ गुड कैसे अफेक्ट करता है उस गुड की डिमांड को। कल ही मैंने बताया था, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। कैसे, हमने वो लेमन वाला एग्जाम्पल लिया था। लेमन का क्या हुआ था, प्राइस, लेमन का क्या हुआ था, प्राइस गिर गया था, नहीं गिरा नहीं था, सॉरी बढ़ गया था, हाँ प्राइस बढ़ गया था, अचानक से उसके दाम बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो जब ज़्यादा हो गए थे तो क्या हुआ था, उसकी डिमांड कम हो गई थी, लोगों ने कम खरीदने स्टार्ट कर दिए थे। मतलब मेरे घर में भी मैं बताती हूँ, कम नींबू आया करते थे और इतनी गर्मी थी, हम लोग आए दिन शिकंजी या नींबू पानी पीते हैं और हर सब्ज़ी में नींबू वगैरह डालते हैं, तो बहुत कम कम करके यूज़ करना पड़ता था। क्यों, क्योंकि पापा कम खरीद के ला रहे थे, डिमांड कम थी उस कमोडिटी के लिए, हमारी डिमांड कम थी, हम कंज्यूमर हैं। तो एक कंज्यूमर की डिमांड कम हो गई उस कमोडिटी के लिए, तो प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ, डिमांड कम हो गई, अचानक से कम हो गई ना। फिर जब प्राइस क्या हुआ, वापस आ गए अपनी ओरिजिनल पोजीशन, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में, उसी जगह पे आ गए, सस्ते हो गए नींबू। तो जब सस्ते हो गए तो क्या हुआ, लोग पहले की तरह थोक में भर के लाने लगे, तो डिमांड क्या हुआ, अचानक से जब बढ़ गई। तो ये हमें क्या बताता है कि प्राइस में, प्राइस जो होती है किसी भी गुड की और उसकी जो डिमांड होती है, उनमें क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ती जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। तो आपसे अगर कोई ये पूछता है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो आपने क्या लिखना है, क्या बताना है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट रिजल्ट्स इन द फॉल इन डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। इसका ही ऑपोजिट, अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी और ज़्यादा हुआ तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डिटर्मिनेंट, कौन सा, प्राइस ऑफ गुड। ये कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट डिटर्मिनेंट पे। नेक्स्ट वाला क्या है, पढ़ो। नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखो ये समझाने वाला टॉपिक है थोड़ा, और थोड़ा बड़ा भी है और शायद आपके लिए नया भी हो, पर कठिन बिल्कुल नहीं है, ईजी है, और हम बिल्कुल देसी एग्जाम्पल से समझेंगे, मतलब चुटकियों में समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, पहला तो हमारा हो गया, नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं किसी भी एक कमोडिटी की, तो उससे रिलेटेड कितने गुड्स हैं, उन गुड्स का जो प्राइस है बाकी जो रिलेटेड गुड्स का, वो इस गुड की डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा, वो हमने पढ़ना है इसमें। अब इसमें भी क्या है, 2 कैटेगरीज हैं। इसमें 2 कैटेगरीज कौन सी है, सबसे पहला है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। सबसे पहले हो गया आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। ये 2 तरह के गुड्स की मतलब आपको बात करनी है, ये 2 तरह के गुड्स आपको पढ़ने हैं, किसमें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स की, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, नाम से पकड़ो, सब्स्टिट्यूट मतलब जिसको हम दूसरे से बदल सके, सब्स्टिट्यूट कर सके। तो 2 ऐसे गुड्स जो इंटरचेंजेबल हों, जिनको हम एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल क्या है, पहले तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, शॉर्ट में मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख रही हूँ। क्या क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, मतलब एक दूसरे से वो सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, वो इंटरचेंजेबल होते हैं, एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैं क्या बता रही थी, इसका क्लासिक एग्जाम्पल जैसे कि आप क्या लिख सकते हो, टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी एक बहुत ही सिंपल और बेसिक एग्जाम्पल है समझने के लिए। कैसे, देखो टी का जैसे जैसे प्राइस, हमने क्या बताया कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे अफेक्ट करेगी अपने दूसरी कमोडिटी को। तो मान लो हम टी की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है, टी हमारा वो गुड है, तो अब टी की मान लो प्राइस बढ़ जाती है अचानक से, यहाँ पे लिखती हूँ टी, और ये है आपका कॉफ़ी। तो टी का प्राइस मान लो अचानक से बढ़ गया। अब जब प्राइस बढ़ जाएगा, तो हमने अभी क्या पढ़ा था पहले वाले पॉइंट में, जिसका प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड कम होती है। तो क्या होगा, सडनली इसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी डिमांड कम हो गई
तो लोगों ने देखा कि मतलब लोगों ने सोचा कि चाय पत्ती तो ना बहुत महंगी आ रही है, प्राइस बढ़ गया है, तो हम इसे चाय कम पीना स्टार्ट कर देते हैं, तो चाय की डिमांड कम हो गई। उसी जगह लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी पर शिफ्ट हो जाएंगे। लोग सोचेंगे कॉफ़ी का तो प्राइस उतना ही है या फिर चलो उससे कम है, जो भी है, पर उस ज़्यादा बढ़ा नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब कॉफ़ी पे जब शिफ्ट हो जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लोग कॉफ़ी खरीदेंगे, तो कॉफ़ी खरीदेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, डिमांड बढ़ गई। तो इससे हमें क्या समझ आता है, पहले तो ये हुआ, सबसे पहले ये हुआ, प्राइस कम ज़्यादा हुआ, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे ये हुआ, फिर तीसरे नंबर पे ये हो गया। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड लीड्स टू, शॉर्ट में मैं ऐसे एरो बना देती हूँ, इंक्रीज होगा ना, हाँ, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अनदर गुड। ठीक है, डिमांड फॉर अनदर गुड। तो हमें क्या बताता है ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं कि मतलब एक कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ गया, इसका प्राइस बढ़ गया तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी, लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अनदर गुड। ये याद रखना, यहाँ पे पहले का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। आप दोनों जगह प्राइस है, दोनों जगह डिमांड मत कर देना, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम्पल दिमाग में लेके चलो, आसानी से याद आ जाएगा, फिर आप लिख पाओगे ढंग से। तो क्या लिखना है आपको कि एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ी, और यहाँ पे आप साथ में लिख देना एंड वाइस वर्सा, कि अगर इसकी प्राइस कम हो जाएगी, जैसे मान लो इसकी प्राइस कम हो गई, इसकी डिमांड बढ़ गई, तो लोग कॉफ़ी वाले लोग भी क्या सोचेंगे, भाई चाय पत्ती तो और सस्ती आ रही है, हम कॉफ़ी पीना छोड़ देते हैं, चाय पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसी तरह ये इनमें क्या है, ऑपोजिट रिलेशन है, एक की प्राइस में और दूसरे की डिमांड में। तो इस तरह से दूसरे कमोडिटी का जो प्राइस है वो अफेक्ट करता है किसको, एक गुड की डिमांड को। समझ आया? तो क्या हुआ था, टी की प्राइस बढ़ गई थी, इसकी डिमांड कम हो गई। अब जब इसकी डिमांड कम होगी, लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो गए तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब मैंने एक एग्जांपल दिया है टी एंड कॉफ़ी, आप एक और एग्जांपल जैसे ले सकते हो। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या हो सकता है, हाँ, पेप्सी एंड कोक, पेप्सी एंड कोक हो गया। या फिर ज़्यादातर लोग जैसे मिरिंडा या फेंटा में से कोई भी पी लेते हैं, मिरिंडा और फेंटा हो गया। या फिर जैसे हम आइसक्रीम्स खाते हैं तो आइसक्रीम के जो कप आते हैं उसमें वेनिला नहीं है, तो अच्छा चलो चॉकलेट वाला ले लें। तो ये कुछ ना सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। चॉकलेट अगर आप बात कर रहे हो, पर्क नहीं है तो मंच ले लो, मंच नहीं है तो 5 स्टार ले लो। तो वो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक दूसरे की डिमांड को, प्राइस को अफेक्ट करती हैं। इस तरह से आपने समझना है, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। अभी मैंने यहाँ पे लिखा रहने दिया है जिससे आप लोग समझ लो। और अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़, मतलब दो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को पूरा करते हो, कंप्लीट करते हो, ठीक है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो। तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, दोज गुड्स दैट कंप्लीट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। अब उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि पेन एंड रीफिल, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, पेन और रीफिल। अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ, इंक्रीज नहीं, पहले एरो बना देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ one good leads to decrease in the demand for another good and vice versa, ठीक है, and vice versa, मतलब इसका ऑपोजिट। अब देखो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, दोनों चीज़ें बढ़ रही थी। इसमें क्या हो रहा है, एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड कम हो रही है। ऐसा क्यों है, देखो पेन और रिफिल के एग्जांपल्स ही समझ लो। मान लो पेन आते हैं 10 रुपये के आता है, एक पेन 10 रुपये का आता है, 10 रुपये वाले पेन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात करें, पहले 10 रुपये वाले पेन की। अब वो जो 10 रुपये वाला पेन है उसका प्राइस अचानक से बढ़ जाए, प्राइस बढ़ गया, मान लो कितने का हो गया, 10 वाला 25 का हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पेन और ये हो गया रीफिल।
तो इसका क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। अब जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, डिमांड कम हो जाएगी। अब जब इसकी डिमांड कम हो गई, लोग पेन नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ गया, उन्होंने देखा यार ऐसा करते हैं पेन वैन छोड़ो हम नहीं खरीद रहे, डिमांड कम हो गई पेन की। अब जब पेन की डिमांड कम हो गई तो रीफिल की डिमांड का क्या होगा, कम होगी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि जब कोई पेन ही नहीं खरीद रहा तो खाली रिफिल का हमने क्या करना है, अचार डालना है, नहीं ना, रिफिल से खाली ऐसे पकड़ के तो हम लिखेंगे नहीं, तो अचानक से रिफिल की भी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, रिफिल की डिमांड कम हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, पेन का प्राइस बढ़ गया, फिर क्या हुआ, उसकी डिमांड कम हो गई। अब जब उसकी डिमांड कम हो गई तो हमें रिफिल का क्या करना भाई, हम क्या करेंगे और दूसरे पेन्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, पेंसिल से लिखने लगेंगे, कुछ भी करेंगे, पर खाली रिफिल तो नहीं खरीदेंगे ना, तो डिमांड रिफिल की कम हो गई। तो ये क्या हुआ, इनमें क्या है, ये होता है कि एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड कम होगी। उसी तरह प्राइस मान लो कम हो जाता है, पहले बढ़ रहा था अब हम कम कर देते हैं, अब कम कर दिए तो डिमांड भी बढ़ गई, तो लोग सोचेंगे ऐसा करते हैं हम और रिफिल्स ले लेते हैं, जब खाली हो जाता है ना पेन रिफिल एक खाली हो जाती है तो दूसरी रिफिल डाल लेंगे, तो इसीलिए रिफिल की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें एक्ट करती हैं, प्राइस और डिमांड के बीच का, उनके बीच का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब इसका देखो मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, पेन एंड रिफिल हो गया, और क्या हो सकता है, जैसे कि बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, पेंसिल एंड इरेज़र, पेंसिल एंड इरेज़र। कैसे, मान लो पेंसिल की प्राइस बढ़ गई, 2 रुपये वाली जो पेंसिल आती थी वो 10 की हो गई, ठीक है, 10 की हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम पेंसिल नहीं लेंगे, पेंसिल की डिमांड कम हो जाएगी। फिर अब जब पेंसिल हम नहीं खरीद रहे हैं, पेंसिल की डिमांड कम हो गई, तो हम इरेज़र क्यों लेंगे, पेंसिल से लिख नहीं रहे हैं, इरेज़र लेके क्या करेंगे बताओ, क्या मिटाएंगे, कुछ भी नहीं। तो इसी तरह इरेज़र की भी डिमांड कम हो जाएगी। तो आपको आई होप ये चीज़ें आप समझ आई होंगी कि सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सब्सटीट्यूट में क्या है, मतलब एक दूसरे को रिप्लेस करना, एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मतलब कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। इसका एग्जांपल क्या है, टी और कॉफ़ी, कुछ भी यूज़ कर लो, कुछ भी पी लो, पेप्सी और कोक, कुछ भी पी लो। इसमें क्या है, पेन और रिफिल एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, एक दूसरे के बिना हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। पेंसिल और इरेज़र दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, दोनों चीज़ें घट रही हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड कम होगी। इसमें क्या है, या तो एक चीज़ बढ़ेगी या एक घटेगी, राइट। आई होप अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सब्सटीट्यूट गुड्स और आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे ये चीज़ें एक्ट कर दी हैं। अब आपने क्या करना है, आज का होमवर्क है आपको सब्सटीट्यूट गुड्स के 5 और एग्जाम्पल्स कमेंट करने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी 5 और एग्जाम्पल्स आपको कमेंट करके बताने हैं कि होते क्या हैं, ठीक है। अब हम देखो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फटाफट से देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब देखो इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसे अफेक्ट करेगी हमारी किसी भी कमोडिटी की डिमांड को, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक सी चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है। क्या बताई है, क्या बताया था मैंने सबसे स्टार्टिंग में अभी, कि अगर इनकम बढ़ गई तो हम कोई चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे, और इनकम हमारी कम हो गई तो हम कोई चीज़ खरीदना कम कर देंगे। तो इस तरह से उनकी डिमांड जो है वो कम ज़्यादा हो जाएगी हमारी इनकम के अकॉर्डिंग, हमारी इनकम के घटने बढ़ने के अकॉर्डिंग जो उस चीज़ का डिमांड है, उस कमोडिटी का डिमांड है वो कम या ज़्यादा हो जाएगा। पर वो मैंने एक मोटे मोटे तौर पर बताया था। अब हम पढ़ते हैं, इसमें भी 2 तरह के क्लासिफिकेशंस है। इनकम में भी हम 2 तरह के गुड्स पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला है हमारा, पहला कौन सा था, नॉर्मल गुड्स, ठीक है। एक होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स और दूसरे हमारे होते क्या हैं, इन्फीरियर गुड्स। 2 तरह के गुड्स होते हैं। वैसे गुड्स और भी होते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या करना है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में नॉर्मल और इन्फीरियर पढ़ने हैं। कंफ्यूज मत होना, इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें क्या पढ़ना है हमको, नॉर्मल और इन्फीरियर। तो अब हमारे 3rd पॉइंट चल रहा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये कैसे अफेक्ट करेगा, इसमें 2 है, नॉर्मल और आपका हो गया इन्फीरियर गुड्स। अब देखो इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे समझ लो आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर अभी आप स्कूल में हो, तो आप अपने घर वालों के साथ ही रहते हो, अपने बाहर कहीं पढ़ते हो, किसी और सिटी में, स्कूल में, हॉस्टल में रह रहे हो या पीजी में रह रहे हो। तो आपके घर वाले क्या करते होंगे, आपको कुछ इनकम दे देते हो। इनकम क्या मतलब, कुछ पैसे दे देते होंगे, वही आपकी इनकम एक तरह से, कि ना अच्छा इतने इतने पैसे खर्च, जो फीस होती है स्कूल की, पीजी की, वो तो उन्होंने भर दी, एक्स्ट्रा पैसे दे दिए कि इसमें से अपना खर्चा चला लेना। अब आप क्या है, आपके पास उतनी ही इनकम है,
अब आप हम लोग होते हैं ना, छोटे होते हैं जब कॉलेज में स्कूल में, तो हम सोचते हैं यार ऐसे ही आसपास से कुछ खा पी लें, ज़्यादा महंगी शॉपिंग ना करें या फिर ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट में ना जाएं, अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ में ना जाएं। तो आप क्या करते हो, आपके स्कूल के बाहर ही एक फूड ट्रक्स जो होते हैं ना, फूड ट्रक है, आप उस पर से चाउमीन खा लेते हो, ठीक है। तो अब ये हो गया एक केस, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने पढ़ लिख लिया, आपकी नौकरी लग गई, अब आपकी क्या हुआ, इनकम बढ़ गई, आप अच्छे से कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, 80,000 रुपये महीने कमा रहे हो। अब आप उस फूड ट्रक की तरफ ध्यान नहीं देते हो, फूड ट्रक को घास नहीं डालोगे, आप क्या करोगे, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे से अच्छे होटल में जाके आप अपनी चाउमीन खाओगे। ये हो गए 2 केसेस। अब ये जो पूरा मैंने एग्जाम्पल बताया, इसमें जो फूड ट्रक है, फूड ट्रक क्या है, वो है हमारा इन्फीरियर, और जो हमारी मतलब होटल है वो क्या है, नॉर्मल। तो इससे क्या समझ आता है कि नॉर्मल गुड्स वो होते हैं, मतलब वो गुड्स हैं कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो उन गुड्स के लिए डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। जो होटल वाली चाउमीन थी वो एक गुड है, तो हमारी जब इनकम बढ़ गई, हम कमाने लग गए, तो क्या हो गया, हमारी उनके लिए डिमांड बढ़ गई, उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई। तो इससे क्या समझ आता है कि इंक्रीज इन द इनकम, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, वाई से डिनोट करते हैं हम इनकम को, तो इंक्रीज इन द इनकम लीड्स टू द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ दीज गुड्स मतलब नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड तब बढ़ेगी जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी। और उसी तरह उल्टा हो जाएगा, अगर मान लो हमारी क्या कहते हैं, जैसे अब एक और एग्जांपल, हाँ ये बताया था मैंने कि जैसे इसमें क्या हुआ, हमारी नौकरी लग गई थी, ठीक है, नौकरी लग गई, हम अच्छा कमाने लग गए, इनकम बढ़ी, तो इनके लिए डिमांड बढ़ गई। अब मान लो अचानक से क्या हुआ, इकोनॉमी में कुछ तबाही आ गई, जैसे अभी कोविड के टाइम पे हुआ था, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, है ना, बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ चली गई, उसमें से आपकी भी मान लो नौकरी चली गई, मतलब एक कंज्यूमर की बात कर रही हूँ। तो नौकरी चली गई, अब उसकी इनकम कम हो जाएगी, तो वो क्या फिर से दोबारा उस होटल में खाने जाएगा, इतना महंगा चाउमीन खाएगा वो नहीं, वो क्या करेगा, वापस से फूड ट्रक पर चला जाएगा। तो क्या हुआ, इनकम कम हुई, तो इस होटल वाली चाउमीन की डिमांड भी कम हो गई। समझ आया। तो इनमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि पॉजिटिव रिलेशन है इन दोनों के बीच। पॉजिटिव रिलेशन किन दोनों के बीच है, रिलेशन बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड नॉर्मल गुड्स। मतलब जब जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स के लिए हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब जब हमारी इनकम कम हो जाएगी तो नॉर्मल गुड्स के लिए हमारी डिमांड कम हो जाएगी। ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी, आप बस ये एग्जाम्पल लर्न रखो, अपने दिमाग में रखो, ठीक है। अब आते हैं हम इन्फीरियर गुड्स पे। अब इन्फीरियर गुड्स में क्या हुआ था, जब हमारी इनकम बढ़ गई थी, हमने क्या किया था, इसे खाना छोड़ दिया था, फूड ट्रक वाली चाउमीन हमने छोड़ दी थी, तो उसके लिए डिमांड कम हो गई, इनकम बढ़ी, डिमांड कम हुई। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑपोजिट हो जाता है, इंक्रीज इन द इनकम, ये इनकम है, वाई है, ठीक है, लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ दीज गुड्स। मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम इनको कम खाना शुरू कर देंगे, कम खाएंगे या फिर नहीं खाएंगे, जो भी है, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो क्या होगा, इनकम बढ़ी, डिमांड कम हुई, एंड वाइस वर्सा। इसमें भी सेम, मतलब इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इन्फीरियर गुड्स। कैसे नेगेटिव रिलेशन कैसे है, मैंने अभी आपको बताया कि इनकम बढ़ी तब तो हमने उनकी डिमांड, हमारे लिए कम हो गई उनकी डिमांड। अब जैसे इनकम कम हुई तो हमने क्या किया, होटल वाली खाना छोड़ दिया, हमने इसको खाना शुरू कर दिया दोबारा से, तो इसकी डिमांड बढ़ गई। तो इनकम हमारी जब कम हुई, नौकरी चली गई, इनकम कम हुई, तो इसकी डिमांड बढ़ गई। ऑपोजिट है दोनों, एक तरह से मतलब नेगेटिव इनमें रिलेशन है और इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में होता क्या है। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एक बार और मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ, बहुत ही सही एग्जाम्पल है और इसके थ्रू आपको दोनों में डिफरेंसेस भी याद रहेंगे, दोनों में मतलब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है, इसमें नेगेटिव रिलेशन है, ये सारी चीज़ें भी याद रहेंगी। तो एग्जाम्पल क्या था
कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप क्या करते हो, अभी फूड ट्रक से ही चाउमीन खाते हो खरीद के, क्योंकि आपकी इनकम अभी कम है, कमाते नहीं हो। फिर आपकी नौकरी लग गई, इनकम बढ़ गई, तो क्या हुआ, आपने फूड ट्रक की खाना छोड़ दिया चाउमीन, और होटल या बड़े बड़े कैफ़ेज़ या फिर अच्छे रेस्टोरेंट्स की आपने चाउमीन खाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, मान लो यही हुआ कि कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, आपकी वो हो गई, नौकरी चली गई, ठीक है, आप अनएम्प्लॉयड हो गए, इनकम कम हो गई, इनकम कम हुई तो आप वापस से होटल की जगह इसको कंज्यूम, इसकी चाउमीन, फूड ट्रक की चाउमीन खाना आपने स्टार्ट कर दिया। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से दिमाग में रहेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा कौन सा, नॉर्मल गुड्स, थर्ड पॉइंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट और प्रेफरेंस क्या होता है, टेस्ट मतलब मुंह वाला स्वाद नहीं, टेस्ट और प्रेफरेंस मतलब हमारी चॉइस क्या है और हमारी प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो इसमें क्या होता है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस में क्या चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें जो किसी कंज्यूमर की किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो आपने कोई नया एडवर्टीज़मेंट देखा, आप जैसे पहले लक्स से नहाते थे, आपने क्या हुआ, नया एडवर्टीज़मेंट देखा डव का, ओ माय गॉड इसमें तो देसी घी है, ये अपनी हमारी त्वचा को बहुत ज़्यादा नरिश कर देता है, बहुत अच्छा है, इतने ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट है, जगह जगह इसके बहुत बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं। तो आप क्या करोगे, शिफ्ट हो जाओगे दूसरी कमोडिटी पे। तो होगा क्या इससे, पहली वाली जो कमोडिटी थी उसकी तो डिमांड कम हो गई, लक्स की डिमांड कम हो गई, और जो डव है उसकी डिमांड बढ़ गई। तो आपके टेस्ट और प्रेफरेंस मतलब एडवर्टीजमेंट देखने की वजह से सिर्फ एक की डिमांड कम हो गई, दूसरे की बढ़ गई, तो दोनों की डिमांड पे अफेक्ट पड़ा, ठीक है। इसी तरह एक और क्या चीज़ हो सकती है, मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख देती हूँ, एग्जाम्पल्स हैं, मतलब आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो। पहला तो मैंने क्या बताया, एडवर्टीजमेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, जैसे कि चेंज इन फैशन। किसी भी चीज़ का जैसे फैशन चेंज हो जाता है तब हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। जैसे बीच में क्या हुआ था, आपने देखा होगा लड़कियां बहुत सारे क्रॉप टॉप्स पहनती थी, तो उस टाइम पे क्रॉप टॉप्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। तो जो नॉर्मल वाले टॉप्स होते थे उनकी डिमांड कम हो गई। अब क्या है, क्रॉप टॉप का इतना फैशन नहीं रहा है शायद, मेरे ख्याल से, तो फैशन जब चेंज हुआ तो क्रॉप टॉप की डिमांड भी दोबारा से कम हो गई। या फिर हम एक और चीज़ समझ सकते हैं, जैसे कि लोग क्या करते थे, पहले नॉर्मल वाले रबर बैंड्स लगाते थे, ठीक है। अब नॉर्मल वाले रबर बैंड्स लगाते थे, सिंपल वाले, तो क्या हुआ था, उस वक्त उनकी डिमांड ज़्यादा थी। अब फैशन चेंज हो गया, 50 तरह के रबर बैंड्स आते हैं, हेयर बैंड देख लो आप, तो क्या होता है कि उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई है, फैशन चेंज हुआ, पहले वाली की कम हो गई, दूसरे की बढ़ गई। तो इस तरह से फैशन चेंज होने की वजह से भी हो जाता है। या फिर एक और चीज़ हो सकती है, क्लाइमेट चेंज जब चेंज होगा तो क्या होगा, जैसे सर्दियों में क्या होता है, स्वेटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। क्लाइमेट चेंज हुआ, अब गर्मी आ गई, अब कौन स्वेटर खरीदेगा, कोई नहीं खरीदता है ना, तो क्या हुआ, उसकी डिमांड अब कम हो गई। ऐसे ही अभी क्या होता है, जैसे कूलर्स की, एसीज़ की बहुत डिमांड होती है गर्मी में, मतलब बहुत ज़्यादा सेल होती है ना, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या होता है, जैसे ही सर्दी आएंगी तो लोग कूलर एसी नहीं खरीदेंगे, तो डिमांड कम हो गई ऑटोमेटिकली। तो ये होते हैं टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो एक कंज्यूमर के अफेक्ट करते हैं किसको, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को, राइट। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट। अब आपका लास्ट पॉइंट बचा है एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। एक्सपेक्टेशन मतलब कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में इस कमोडिटी की अवेलेबिलिटी कितनी होगी या नहीं, उस हिसाब से उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है या कम होती है। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल ये है, जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, सारी दुकानें बंद रहती थी, सब कुछ बंद रहता था एक्सेप्ट हॉस्पिटल्स एंड बैंक्स वगैरह, ठीक है। तो दुकानें, राशन की या शॉपिंग, कपड़े वपड़े सब कुछ बंद था। तो अब लोग क्या सोचते थे, यार बहुत टाइम तक अगर लॉकडाउन लगा रहा, तो वो एक्सपेक्ट करते थे, ठीक है, अब प्रेडिक्ट करते थे, ठीक है। तो क्या करते थे वो कि अगर बहुत टाइम तक लॉकडाउन लगा रहा तो शायद राशन की दुकानें बहुत टाइम तक बंद रहूँगी, तो हम राशन कैसे खरीदेंगे। तो बीच में जब थोड़े टाइम के लिए राशन की दुकान खुलती थी, जैसे बीच में टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया था, उस टाइम पर लोग भर भर के थैले ले जाते थे, इतनी डिमांड बढ़ गई थी उस राशन की। राशन में मतलब जैसे आपका चावल, गेहूँ, दाल, बेसिक जो सब्जी है
मसाले, तो इन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई थी। क्यों बढ़ी? क्योंकि लोग प्रिडिक्ट करते थे, वो एक्सपेक्ट करते थे कि इन नियर फ्यूचर जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये जो कमोडिटीज़ हैं, इनकी अवेलेबिलिटी कम हो सकती है, शायद कम हो जाएं ये चीज़ें। कम क्यों होंगी? क्योंकि उस टाइम पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, सब कुछ बंद है, फैक्ट्री बंद है, हर चीज़ बंद है, पूरा इंडिया बंद है, लॉकडाउन है, तो कहाँ से होगा? तो लोग सोचते थे ये शायद कम ना पड़ जाए, तो हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? और ये बहुत बेसिक नेसेसिटीज़, मतलब नेसेसिटी गुड्स में आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो इसीलिए लोग उनको थोक में भर के लाते थे, थैले में भर भर के, तो इस तरह से उनकी डिमांड बढ़ गई थी। तो ये मतलब इस केस में हम एक्सपेक्ट करता है कंज्यूमर कि किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या होगी, और वही जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो उस कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती है, मतलब या तो कम कर देगी या ज़्यादा कर देगी। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट्स थे, और ये सारा हमने अभी किस में पढ़ा है? सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, अभी मार्केट डिमांड फंक्शन रह गया है, तो ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है। आज मैं सिर्फ यही टॉपिक पढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका लॉ ऑफ डिमांड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ these 5 determinants px pr yte, px pr yte। px क्या है? प्राइस ऑफ ओन गुड, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y is income of the consumer, t is tastes and preferences, and e is expectations of the consumer। तो यहाँ पे होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं हमारे मार्केट डिमांड फंक्शन पर। मार्केट डिमांड हमको क्या बताती है कि किसी भी कमोडिटी का डिमांड का क्या रिलेशन है मार्केट में उसके अदर डिटर्मिनेंट से, मतलब मार्केट में किसी कमोडिटी की जो डिमांड है वो कैसे रिलेटेड है बाकी उसके डिटर्मिनेंट से। अब डिटर्मिनेंट्स क्या हैं वो हमने पढ़ना है, उन्हीं से ही डिमांड फंक्शन बनेगा, मार्केट डिमांड फंक्शन। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जो अभी हमने पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। वो क्या होता है कि इंडिविजुअल डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई। ये 5 चीज़ें हमने पढ़ी थी, ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। यहीं इनमें अगर मैं 2 डिटर्मिनेंट्स और ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि दोनों डिमांड फंक्शंस में डिफरेंस किसका है? इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का। ये जो 2 डिटर्मिनेंट्स हैं ये एक्स्ट्रा हैं, और इसमें हम सिर्फ अभी यही 2 पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो 5 हैं ये एज इट इज़ वही रहेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल डिट्टो छपा छपाया वही है, कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी इंडिविजुअल या मार्केट में चेंज होने से। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा ये 2 डिटर्मिनेंट्स। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का नाम क्या है? एन और वाई डी का होता क्या है? वाई डी क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये है हमारा वाई डी। और ये हमारा एन क्या है? एन क्या होता है? पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज, या फिर इसको आप और भी लिख सकते हो नंबर ऑफ बायर्स या फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ऐसे भी आप करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो अभी हमने पढ़ने हैं, अब इनमें लिखने का कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देती हूँ फटाफट से। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का से क्या मतलब है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई इकोनॉमी है उसमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है तो सब सही है, सब चंगा। पर अगर अनइक्वल हो जाता है तो क्या होगा? जो रिच लोग हैं वो और रिच होते रहेंगे, रिच विल बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअरर। तो इससे क्या होगा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी, ये सीन क्रिएट हो जाएगा। अब जब ये सीन क्रिएट हो जाएगा तो किसकी डिमांड बढ़ेगी, किसकी डिमांड कम होगी, वो हमने देखना है। तो हमने क्या किया? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा, तो रिच लोग जो थे वो क्या हो गए? और रिच हो गए, और जो पुअर लोग थे वो और पुअर हो गए। अब जब अमीर लोग और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे तो क्या होगा? वो और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। अब जैसे मान लो हम ऑलरेडी अमीर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं पर अमीर हैं, अब हमारी इनकम और बढ़ जाए, मान लो हमारी लॉटरी निकल जाए 1 करोड़ की, हम और अमीर बन गए, तो क्या होगा? हम छोटे मोटे प्रोडक्ट्स लेंगे नहीं, छोटे मोटे फ़ोन नहीं लेंगे 20,000 का, हम सीधा मान लो आईफोन लेंगे 1-1.5 लाख का। हम कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं लेंगे, वैगनार नहीं लेंगे, हम ऑडी लेंगे, मर्सिडीज़ लेंगे। तो इससे क्या होता है? इससे ये होगा कि जो हमारे लग्जरी गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स की क्या होगी? प्राइस बढ़ जाएगी, सॉरी डिमांड बढ़ जाएगी, उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? इनकम जब डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है तो रिच ज़्यादा रिच हो जाते हैं, पुअर और पुअर हो जाते हैं, और रिच अगर ज़्यादा रिच होंगे तो वो लग्जरी गुड्स ही खरीदेंगे, है कि नहीं? तो क्या होगा? डिमांड उनकी बढ़ जाएगी। अब पुअर अगर और पुअर हो गए तब क्या होगा?
जैसे मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था आपको, नॉर्मल और इन्फीरियर जब पढ़ाया था कि उस बंदे का जब नौकरी चली गई थी तो वो नॉर्मल से इन्फीरियर पे शिफ्ट हो गया था। अब जब पुअर और पुअर हो गया, एक तो गरीब है और गरीब हो जाए, मतलब और भी कोई उस पर मान लो आफत आ पड़े, जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं ना, ऐसे लोकेशंस पे बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो मान लो बाढ़ आ गई वहाँ पे, उनका बिल्कुल तबाही मच गई, तो अब क्या होगा, वो नॉर्मल गुड्स कंज्यूम करने लायक रहेंगे नहीं। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे नॉर्मल गुड्स हैं उनकी तो डिमांड कम हो जाएगी, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। और क्या होगा, एंड जो इन्फीरियर गुड्स हैं, इन्फीरियर गुड्स, उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो सस्ते, और इन्फीरियर मतलब बहुत चीप या बहुत छोटा होता है, वैसे हम लिटरल मीनिंग देखें तो इन्फीरियर गुड्स की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। वो लोग क्या करेंगे, और सस्ती सस्ती चीज़ें ही खाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, वो और पुअर हो चुके हैं। तो इन्फीरियर, उनके लिए इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, नॉर्मल की कम हो जाएगी। रिच अगर और रिच हो गए तो उनके लिए नॉर्मल गुड्स की कम हो जाएगी। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, एंड नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपकी लॉटरी लग जाए तो आप सादा खाना नहीं खाओगे, छोटे मोटे होटल में, मतलब मान लो अगर आप अच्छे खासे होटल में भी जाते हो तो और महंगे से महंगा होटल या अच्छे से अच्छा कैफ़े देखोगे, जिससे कि क्या होगा, आप अच्छा कंज्यूम कर सको। तो लग्जरी गुड्स की आपके लिए डिमांड बढ़ जाएगी, नॉर्मल की कम हो जाएगी। ये क्या था, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट हमको पढ़ना है, क्या है, पॉपुलेशन साइज़ या नंबर ऑफ बायर्स। ये कैसे अफेक्ट करता है किसी भी कमोडिटी की डिमांड को। जैसे कि आप मान लो एक घर है, जैसे ये एक घर बना देती हूँ मैं फटाफट से, वैसे तो बहुत ही बेकार है, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो ये इस घर में क्या है, 2 लोग रहते हैं सिर्फ। ये 2 लोग क्या करते होंगे, कम कम कंजम्पशन होता होगा इनका हर चीज़ का ही, जैसे इनका लाइट का बिल भी बहुत कम आता होगा, या फिर आप देखो जो खाना ये लोग खाते होंगे, आटा लेके आते होंगे, दाल लेकर आते होंगे, चावल लेकर आते होंगे, सब चीज़ों का कम कम कंजम्पशन होता होगा, ठीक है। तो इनके लिए अभी उसकी डिमांड कम है। फिर अचानक से पॉपुलेशन साइज़ बढ़ गया, नंबर ऑफ़ बायर्स, मान लो इनके घर में इनके बहुत सारे रिश्तेदार आ गए, जैसे इनके घर में मान लो एक शादी है, ठीक है, तो सारे रिश्तेदार इन्हीं के यहाँ स्टे करने आ गए, मान लो 20-30 लोग आ गए इकट्ठे, कहाँ 2 थे, अब 20-30 आ गए तो 32 हो गए, मान लो 30 आ गए तो 32 हो गए। अब ऐसा नहीं है ना कि ये लोग जितना आटा लेकर आते हैं उसमें 32 लोगों का खाना बन जाएगा या फिर 32 लोगों की दाल बन जाएगी, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, इनके लिए उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ये 2 लोग थे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता होगा, अब वो इतने सारे लोग आ गए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा होगा। तो एक तरह से मैं ये समझाना चाहती हूँ कि इनमें क्या है, आपका अगर पॉपुलेशन साइज़ बढ़ता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो इनमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, इस डिटर्मिनेंट में और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर नंबर ऑफ़ बायर्स या पॉपुलेशन साइज़ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो ये थे आपके 2 डिटर्मिनेंट्स जिनको ऐड करके आपका मार्केट डिमांड फंक्शन बन गया था। अब हमारा ये जो आज पूरा टॉपिक है, तब काफ़ी ब्रॉड टॉपिक था ये, बहुत बड़ा, और इसको समझाने के लिए टाइम भी चाहिए। वैसे इसमें कुछ था नहीं, आप एक बार और वीडियो देखोगे या फिर अपने नोट्स जो आप बना रहे हो उन्हें ही पढ़ लोगे तो आपका अच्छे से मतलब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, और उसके आगे और भी जो टॉपिक्स हैं धीरे धीरे करके मैं आपको सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बहुत ही अच्छा, अपने लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें चैनल को भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।